आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के 5 नंबर वाले सवाल और कुछ 3 नंबर वाले सवाल वो मैं आपको करवा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले भी देखिए मैंने आपको 5 नंबर और 3 नंबर के इंपॉर्टेंट सवाल करवाया हुआ है। तो अगर आप जरा सा फ्री हो या फिर जैसा भी आपसे भी टाइम मिले तो सारा का सारा देखिए लेक्चर जितना भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बनाया हुआ है उस वीडियो को देखिए जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर सवाल नहीं आया। तो देखिए इतना सारा वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जो कि आपका टर्म 2 का सिलेबस हो, तो सारा का सारा वीडियो आपका काम है, आपको उस वीडियो को देखना है। वीडियो को बनाने देखिए समय लगता है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अगर आप एक भाषा में चाहिएगा तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। हिंदी में बनाना सबसे ईजी काम होता है। आप मोस्टली यूट्यूबर को देखते हैं हमेशा हिंदी में अपलोड करता है, कोई यूट्यूबर आपको इंग्लिश में अपलोड करके क्यों नहीं देता है? क्या आपने उनके कमेंट सेक्शन कभी जाके ये बात पूछा है? तो कोई बच्चा जाके नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि बस सबको हिंदी चाहिए। तो देखिए मैं हिंदी बनाने के साथ इंग्लिश भी बनाना पड़ता है, दोनों लैंग्वेज, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में भी समय लग जाता है। प्लस थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था मेरा, इस कारण वीडियो और लेट भी आया है। तो जैसा भी हो, अगर आपको पास ये वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे तो आप लोग वीडियो को पहला बार देखिए, आप हो सके तो शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला सवाल है कि राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर सुधार अवसर डालें। और ये सारे सवाल देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी का बुक का है और कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। बुक पार्ट का पहले जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने पहले बना दिया था, और ये जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है सारा का सारा, वहीं से मैंने जो जो मुझे अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, वो मैंने आपके लिए निकाला हुआ है। ठीक है, देखिए पहले क्लियर। तो राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने वाले कुछ कारक है। क्या क्या? पहले क्या देखिए, साझा विश्वास है, फिर इतिहास है, तीसरा भूक्षेत्र। तीन इंपॉर्टेंट भावना पार्ट में इसको बांट दिया गया है कि राष्ट्र विश्वास के माध्यम से क्या होता बनता है, राष्ट्रवाद समूह के भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का क्या होता है, प्रमाण होता है, जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी भी होता है। फिर अगला हमारा इतिहास, राष्ट्रवादी भावना को सबसे इतिहास भी क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। राष्ट्रवाद में देखिए हमारे राष्ट्रवादी में जो ऐतिहासिक स्थल हो गए, ऐतिहासिक जो भी चीजें रहते हैं वो सभी के सभी क्या राष्ट्रवादी भावनाओं क्या करती है, प्रेरित करती है, ताकि हमारे भविष्य में जो भी हमारे युवक रहे, ठीक है, नौजवान रहे, वो इससे प्रेरित हो सके। इस प्रकार का काम हमें अपने जीवन में करना है। फिर भू क्षेत्र, राष्ट्रवादी भावना एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी रहती है। किसी विशेष भूपृष्ठ पर दीर्घकाल तक एक साथ रहना और उनसे जुड़े हुए साझे अतीत की याद लोगों को एक साथ, देखिए सीधा बात है, मैं यहाँ पर समझता हूँ। अगर आप मोस्टली जहाँ से देखने जाएंगे, हमारे जहाँ पर देश के जो हमारे क्रांतिकारी थे, वहाँ अगर उनके घरों में जाइए तो आपको अजब टाइप का फीलिंग आएगा। आपको वहाँ से खुद ब खुद क्या है, ये राष्ट्रवादी फीलिंग आएगा कि हाँ हाँ हम भी ऐसा रहते, हम भी काश ऐसा करते हैं, आपको खुद ब खुद फील आएगा ये बात। ठीक है, तो देखिए ये तीन इंपॉर्टेंट थे। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है, तो इंग्लिश मीडियम को जो भी बच्चे से इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए इंग्लिश मीडियम बच्चे। ठीक है, अगला सवाल हमारे लिए कि अधिकार क्यों महत्वपूर्ण, अधिकार क्या है, अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, और अधिकार का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए अधिकार जो शब्द के साथ भी अर्थ में होता है, अधिकार का अभिप्राय उस कार्य से जिस पर व्यक्ति का क्या हो प्रभुत्व, मतलब वो उस पर कर सकता है, उसका अधिकार हो। मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते नाते समाज के अंतर्गत ही व्यक्तित्व के विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करता है। इन सुविधाओं अथवा अधिकारियों के उपयोग से व्यक्ति अपने शारीरिक हो गया, मानसिक एवं नैतिक विकास का क्या अवसर प्राप्त करता है। अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार निम्न क्या क्या? पहले दो इंपॉर्टेंट, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन बसर करने के लिए अधिकारों का दावा किया जा सकता है। दूसरा क्या, अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि हमारी बेहतरी के लिए क्या है, मतलब हमारा डेवलपमेंट या कह सकते हैं, ये हमारे लिए उसके लिए आवश्यक होता है। और यही बात है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इस इंग्लिश में नोट डाउन कर ले। अगला सवाल है हमारा, अधिकार राज्य की सत्ता पर, देखिए आपको अधिकार दिए हुए, वो राज्य की सत्ता पर क्या कुछ सीमाएं, मतलब कुछ लिमिटेशन रख देते हैं। क्या है, हमको उदाहरण देके बताना है। तो अधिकार जो होते हैं राष्ट्र को कुछ विशिष्ट तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपे जाते हैं। प्रत्येक अधिकार जो होते हैं निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य और क्या नहीं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के जीवन जीने का जो अधिकार होता है राज्य को ऐसे कानून के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने पे भी उसे क्या बचाया जाता है। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वो व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या कर दंडित करे। यदि कोई व्यक्ति समाज अनुभव करता है कि जीने के अधिकार का आशय अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार, तो वो राज्य का ऐसे नीतियों को अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए क्या, स्वच्छ पर्यावरण, अनेक आवश्यक निर्धारकों का क्या प्रावधान है। ठीक है, और यही बात इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी उसे इंग्लिश में नोट डाउन करते चले। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो सवाल है मैं आपको बता देता हूँ, 4 नंबर का सवाल। ये इंग्लिश में मैं नहीं बना पाया क्योंकि
मेरे से देखिए सीधा बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा टेबल बना के देना था, तो टेबल हिंदी में मोस्टली जहाँ तक मुझे मिल पाया हिंदी में मिला, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं मिला। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे आप लोग खुद से ट्राई करिएगा इंग्लिश में बनाने का, ठीक है। और ये सवाल समझ लीजिए, बोला क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार में आपको अंतर बताना, कोई भी 3 अंतर या फिर 2 अंतर बता दीजिएगा, 5 मार्क्स से सवाल मार सकता है। तो राजनीतिक मतलब ही होता है सीधा बात नागरिकों का कानून क्या, या फिर राजनीतिक जो अधिकार आपको मिले। आर्थिक बोला जाए तो सीधा बात हमारी जो बुनियादी आवश्यकता उससे जुड़ी होती है, और सांस्कृतिक अधिकार मतलब हमारी भाषा और संस्कृति से जुड़ा जो अधिकार रहता है उसे हम सांस्कृतिक अधिकार बोला जाता है। और राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त होता है, आर्थिक ये भी राज्य के द्वारा, लेकिन जो सांस्कृतिक अधिकार ये हमारा क्या प्रकृति से प्राप्त होता है। इसके क्या क्या फायदा, चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति जो भी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा बेरोजगारी हो गया, रोजगार हो गया, ये सारा। और सांस्कृतिक मतलब हमारा कौन सा मातृभाषा अपना है, कौन सा शिक्षण संस्था, ये सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है देखिए उसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे कर लिखना है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर, थोड़ा पीडीएफ को छोटा कर लेता हूँ मैं, कि मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकारों को महत्व को आपको लिखना है। तो मैंने आपको ये सवाल पहले भी करवाया हुआ है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। नहीं देखा है तो देखिए सारे के सारे लेक्चर पड़े हुए मेरे, आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा, वो सारे के सारे मौलिक अधिकार मैं आपको करवा चुका हूँ। तो वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक तथा आवश्यक है उन्हें हम क्या कहते हैं, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, उसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकारों को देखिए सीधा बात है, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखे हैं कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के क्या होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं। ये व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक जीवन के लिए प्रभावनात्मक उपयोग में एकमात्र साधन है। मौलिक अधिकार द्वारा उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिसके अभाव में व्यक्ति उचित रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर पाता। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग अथवा दल की तानाशाही को रोकने का प्रमुख साधन है। मौलिक अधिकार सरकार एवं बहुमत के अत्याचारों की विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश में व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकार, देखिए जितने टाइप का अधिकार है आपको पढ़ लेना है। पहले बता देता हूँ, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक अधिकार, ये सारा पढ़ लीजिए क्या क्या होता है राजनीतिक अधिकार हम बताना है। तो पहला बात तो मतदान का अधिकार है, फिर निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है मतदान का अधिकार। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को प्रदत्त मतदान का क्या अधिकार है, अन्य अधिकारों से महत्वपूर्ण माना गया। इस अधिकार द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके क्या विधायकों में भेजते हैं। फिर निर्वाचित होने के देखिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं कि प्रत्येक नागरिक को निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है। जब तक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता वो तब तक वो शासन संचालन में भाग नहीं ले सकता है। और साथ ही साथ ये जो अधिकार की प्राप्ति लिंग, जाति, संप्रदाय, ये इसमें कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा सार्वजनिक पद जो ग्रहण करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता तथा अनुभव के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने का समान अधिकार एवं अवसर होना चाहिए, जिसमें से कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर प्रार्थना पत्र देने का, इस अधिकार के आधार पर हम कह सकते हैं नागरिक असुविधा, कष्ट तथा असमान परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र द्वारा राज्य का ध्यान अपनी समस्या को आप लोग आकृष्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेंशन इन 4 पॉलिटिकल राइट्स, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में। देखिए कोई भी नागरिक है उसमें राज्य का क्या रोल होता है कि उसकी जो स्वतंत्रता को बनाए रखे। तो नागरिकों को स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जानते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्र का विशेष महत्व होता है। किसी भी देश में रहने वाले देशवासियों को नागरिक कहा जाता है। नागरिकों को स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है, तभी वो अपना जीवन अच्छे। क्यों से देखिए कोई भी अगर आदमी किसी भी राज्य का, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं, आप झारखंड, बिहार, बंगाल कहीं भी रहते उससे कोई दिक्कत नहीं। नागरिकों की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि ये नहीं कि सिर्फ आज़ादी के साथ साथ क्या हमारे जीवन जीने के लिए हमें जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक होता है वो राज्य का काम है और केंद्र सरकार का मुहैया कराने का उसका काम होता है, ठीक है। उन्हीं काम ताकि वो अपना जीवन स्तर ऊपर कर सके, और यही हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, तो जो भी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इन मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ठीक है। अगला हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल एकदम 3 नंबर में बेहतरीन सवाल है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखिए प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट सकता है और उसे लिखना, कार्य करना, चित्रकारी, ये सारी आज़ादी होनी चाहिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पूछा हुआ यहाँ पर कि आपकी राय पर क्या इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए, तो नहीं, सीधा बात। और ये बात देखिए यहीं पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखी हुई है, तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल लगता था
तो ये थे, मैंने आपको देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता था आप सभी बच्चों के एग्जाम में आ सकता है, 5 नंबर और 3 नंबर का सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम मैंने कंप्लीट करा दिया। सारा का सारा लेक्चर देखिए अपलोड है, आप लोग कृपा कष्ट करके देख लीजिए। अन्यथा अगर आपके एग्जाम में सवाल आएगा, सवाल छोड़ के आइएगा, तो कमेंट बॉक्स में आकर कृपया ना बोले कि सर सवाल आया था आपके बताया से नहीं आया, तो आप लोग नहीं देखिए तो वो आपकी गलती, स्किप करते हैं वीडियो, वो आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।